बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 मई है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर आज की 13वीं समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल दिए और डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल देते हुए अदालती तारीख़ के उस फ़ैसले का हवाला दिया जिसे सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक मुतनाज़ा फ़ैसले के तौर पर याद किया जाता है। आज की समाअत में जज साहबान ने जो सवालात पूछे, उन सवालों का डॉक्टर बाबर अवान ने क्या जवाब दिया और फिर डॉक्टर बाबर अवान के दलाइल के अख्ताम के बाद काफली के वकील एडवोकेट अरज़द सदीक़ ने दलाइल दिए और एडवोकेट अरज़द सदीक़ ने अपने दलाइल में कुरान पाक की 3 सूरतों का हवाला दिया, मिसाक जमहूरियत का हवाला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की 2 घंटे की इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज 11:15 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने अपने दलाइल के आगाज़ में ये कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो जज साहबान ने सवालात पूछे थे, उन सवालों का जवाब देने से पहले मैं अपनी फार्मूलेशन अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। इसके बाद डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 3 फ़ैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें समीउल्लाह बलोच केस का हवाला दिया गया, अलादीनो भाइयों केस का हवाला दिया गया और एक तीसरे अदालती फ़ैसले का हवाला दिया गया। जब ये 3 फ़ैसले डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत के 5 रुकनी बेंच के सामने रखे तो चीफ़ जस्टिस ने उनसे ये पूछा कि ये 3 फ़ैसले जिनका आप हवाला दे रहे हैं, इन फ़ैसलों का हवाला देने का आपका मकसद क्या है, आपका कानूनी नुक्ता क्या है, आप अपना कानूनी नुक्ता जो है वो अदालत के सामने बयान करें। जिसके बाद बाबर अवान ने यह कहा कि यूटिलिटी बिल्स अदा ना करने वाला जो उम्मीदवार होता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता। जिस पर चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जवाब में ये कहा कि जिन फ़ैसलों का आपने हवाला दिया है वो बराह रास्त आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक है, ताहयात नाहली से मुतल्लिक है। अदालत के सामने जो रेफरेंस है वो आर्टिकल 63A की तशरीह का है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने डॉक्टर बाबर अवान से सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि अगर वो शख्स जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसने यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं किए लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले अगर वो तमाम वाजिबात जो उसने अदा करने हैं वो अदा कर देता है तो क्या इस सूरत में वो शख्स जो है इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। और यही सवाल फिर आगे बढ़ाया गया जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने बाबर अवान से फिर यही सवाल पूछा कि वाजिबात अदा करने पर जो उम्मीदवार होगा जिसे इलेक्शन पहले नहीं लड़ने दिया गया होगा वो अगला इलेक्शन लड़ सकता है, यानी इस नुक्ते के ऊपर के वाजिबात अदा नहीं किए किसी रुकन की ताहयात नाहली नहीं हो सकती। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने मज़ीद ये कहा कि अगर किसी रुकन के ऊपर, किसी उम्मीदवार के ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ हो जाता है तो जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली होती है ये क्योरेबल नहीं है। इसके बाद डॉक्टर बाबर अवान ने फिर जज साहबान के सामने एक बात रखी कि आप डी-सीट हो जाएं, यानी आपसे मुराद डॉक्टर बाबर अवान का ये था कि जो मुनर्रफ अरकान हैं जो पार्टी डायरेक्शन से हट के पार्टी पॉलिसी को टो नहीं करते और अपनी जमात के ख़िलाफ़ वोट देते हैं, डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि अगर आप डी-सीट हो जाएं डिफेक्शन के बाद 15 दिन के बाद ऐसे मुनर्रफ अरकान दोबारा इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आ जाते हैं और वफाकी वज़ीर भी बन जाते हैं तो ये तो आर्टिकल 63A के साथ सीधा सीधा मजाक होगा। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने उनसे कहा कि जो इस्लाहात लानी है, लीगल रिफॉर्म्स करनी है वो तो पार्लियामेंट ने करनी है, अदालत ने तो लीगल रिफॉर्म नहीं करनी। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यह भी कहा कि जो तौबा का दरवाज़ा होता है वो तो हमेशा खुला रहता है। आज अगर आपसे गलती हुई है, कल अगर आप तौबा कर लें तो तौबा के बाद तो आप पाक साफ़ हो जाते हैं, आप नेक पाक हो जाते हैं। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यह भी कहा कि हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने से पहले उनका क्या किरदार था, उनका क्या कंडक्ट था, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर का जो किरदार था अब उनकी मिसालें जो है वो दी जाती हैं। जैसे मज़हर आलम खेल ने डॉक्टर बाबर अवान से कहा कि आप कहते हैं कि जो डिफेक्टर्स हैं, जो मुनर्रफ अरकान हैं, उन्हें ताहयात नाअहल कर दिया जाए। और फिर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने डॉक्टर बाबर अवान से कहा कि आप आर्टिकल 63A का जो हवाला दे रहे हैं इसके साथ साथ अगर आप आर्टिकल 63(1)(g) को पढ़ लें तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि जो मुनर्रफ अरकान होते हैं, जो आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये बहुत संगीन जुर्म है।
लेकिन जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि जो आर्टिकल 63(1) है, मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि आर्टिकल 63(a) जो है वो ये कहता है कि आप अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, आप अदलिया के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, आप जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसके ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, उससे इनराफ़ नहीं कर सकते। मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा संगीन जुर्म है। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा डॉक्टर बाबर अवान से कि आप जो नुक्ता अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं, आपका नुक्ता हमें समझ आ गया, आप आगे चलें। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने फिर ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 63 में चूँकि मयाद नहीं बताई गई कि नाहली की मयाद कितनी होगी, तो आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 63(a) के तहत जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनकी नाहली ताहयात होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर सवाल पूछा डॉक्टर बाबर अवान से कि आप ताहयात नाहली की बात कर रहे हैं कि मुनर्रिफ अरकान को ताहयात नाहल कर दिया जाए, तो आप ये बता दें कि आर्टिकल 62(1)(f) का आर्टिकल 63(a) के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है। तो डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि मैं आर्टिकल 63(a) को आर्टिकल 62(1)(f) के साथ नहीं मिला रहा, बल्कि तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आर्टिकल 63 है वो इट्सल्फ ताहयात नाहल जो है वो मुनर्रिफ अरकान को कर देता है, ताहयात नाहल करार देता है। डॉक्टर बाबर अवान ने तो कह दिया कि ताहयात नाहल करार देता है, लेकिन अगर हम आर्टिकल 63 की लैंग्वेज को पढ़ें तो उसमें सिर्फ डी सीट की बात की गई है। अच्छा, यहाँ पर आज हमने अदालत में बैठे हुए एक नुक्ता और भी नोट किया जो आर्टिकल 63 के अंदर बज़ाहिर हमें एक खामी नज़र आई, जिसमें फ़र्स्ट क्लॉज के अंदर लिखा गया है कि अगर कोई पार्टी का रुकन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता है, यानी इस्तीफ़ा दे देता है, आगे या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 63(a) के अंदर, और या के आगे लिखा गया है कि अगर वो किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेता है तो इस सूरत में वो डिफेक्टर होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना चाहता और वो इस्तीफ़ा दे देता है तो उस पर आर्टिकल 63 का इतलाक़ कैसे हो सकता है, और आया कि ये जो इस्तीफ़ा देने वाली बात है ये वोट देने से पहले की गई है, वोट देने के बाद की गई है, इसकी भी गालिबन अदालत को तशरीह करना पड़ेगी। लेकिन बहरहाल डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि क्या इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि 26 अरकान हुकूमत को छोड़ के मिनॉरिटी के साथ मिल जाएँ, जिसकी अक्सरियत हो वो अक़लियत में बदल जाए और जिसकी अक़लियत हो वो हुकूमत में बदल जाए, वो अक्सरियत में आ जाए। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने डॉक्टर बाबर अवान से कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि ये अदालत जो है आर्टिकल 63 को इतना सख्त बना दे कि कोई रुकन पार्लिमान जो है वो अपनी पार्टी डायरेक्शन से इनराफ़ ना कर सके। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि आवाम के पास बोलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक ही हक़ होता है, वो उसका वोट होता है जो आवाम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर उनसे सवाल पूछा डॉक्टर बाबर अवान से कि आप ये जवाब दें कि क्या हमें ये अख्तियार हासिल है कि जो आइन में आर्टिकल 63 के तहत सज़ा लिख दी गई है, क्या हम उस सज़ा को बढ़ा सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसे अख्तियारात मौजूद हैं। जिस पर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो बड़े वसी अख्तियारात हैं। और यहाँ पर डॉक्टर बाबर अवान ने उस अदालती तारीख़ के मुतनाज़ा फ़ैसले का हवाला दिया जिसका मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि इस अदालत ने ज़फ़र अली शाह केस में परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल दिए थे। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ जो कि डिक्टेटर थे उन्हें 3 साल दिए गए, बल्कि इसी अदालत के लार्जर बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने का अख्तियार भी दे दिया। तो यहाँ तक अदालत का अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट माजी में फ़ैसला दे चुकी है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को शायद ये उनका अदालती फ़ैसले का हवाला देना नागवार गुजरा। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मुझ समेत तमाम लोगों को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान ने इस पर यह जवाब दिया कि हम में इतना हौसला भी होना चाहिए कि फ़ैसलों का जो हवाला दिया जाए उन फ़ैसलों को सुन सकें। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि किसी ने कहा था कि मुझे आज़ाद अदलिया चाहिए, लेकिन दूसरे शख्स ने कहा था कि मुझे आज़ाद अदलिया नहीं बल्कि मुझे आइन के ताबे, जो आइन पर अमल दरामद करे, जो आइन को प्रोटेक्ट करे, जो आइन का दिफा करे, मुझे ऐसी अदलिया चाहिए। जब ये रिमार्क्स जैसे जमाल खान मंदुखेल ने दिए तो इस पर चीफ जस्टिस ममता बंदियाल ने भी इस बात में सर हिला दिया। और फिर मज़ीद जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हमने आइन के तहत हलफ उठा रखा है, आइन का दिफा करना, आइन को प्रोटेक्ट करना, आइन को प्रिजर्व करना, ये हमारी ज़िम्मेदारियों में आता है। इसके बाद डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि जो मुनसिफ होता है उसका काम बड़ा नाजुक होता है और बहुत बड़ा काम होता है। सब लोगों को आइन के ताबे लाना, आइन को नीचे लाना, ये काम सिर्फ अदलिया कर सकती है। इसके बाद डॉक्टर बाबर अवान ने मज़ीद अपने दलाइल में कहा कि अदलिया सिर्फ तशरीह नहीं कर सकती, बल्कि अदलिया की जानिब से जो फ़ैसले दिए जाते हैं उन फ़ैसलों के ज़रिए कानून जो है, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए प्रेसिडेंट ले डाउन होती है जो कानून बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर बाबर अवान का जो 1 घंटे का वक्त था दलाइल का यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ और अपने दलाइल के आखिर में डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि मुनर्रिफ अरकान कौन होते हैं इसकी डेफिनेशन से मुतल्लिक मैं लिख कर भी अदालत को दे दूँगा।
और उन्होंने कुछ डिक्शनरीज़ का हवाला भी दिया, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आप जो डिक्शनरीज़ में डिफेक्टर्स की तारीफ़ें हैं वो हमें ना दें। ऐसी बहुत सारी तारीफ़ें हमने देख रखी हैं, पढ़ रखी हैं। आप अगर कोई सब्सटेंशियल बात है तो वो अदालत के सामने रखें। जिस पर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि आइन जो है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट्स है, ज़िंदा जावेद दस्तावेज़ है। मजमूई तौर पर इस डॉक्यूमेंट्स को हमें देखना होगा। सारे मसाइल का जो हल है वो इस आइन के अंदर मौजूद है। और अपने दलाइल के अख्ताम पर दो बातें डॉक्टर बाबर अवान ने की, जिसमें उनका ये कहना था कि इस वक्त पूरी कौम जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, लोग इंसाफ होता हुआ देखना चाहते हैं। अब ये जो आखिरी बात है डॉक्टर बाबर अवान की, इसमें उन्होंने अदालत को क्या बाबर कराया है, कोई धमकियाँ अमेज़ बात में बात की गई है या कानूनी दलाइल देते हुए अदालत को कुछ बाबर कराने की कोशिश की गई है। बहरहाल इसके बाद जो काफ लीग के वकील हैं एडवोकेट अज़हर सदीक़, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और अपने दलाइल के आगाज़ में अज़हर सदीक़ ने सूरत अल इमरान का जिक्र किया, सूरत बकरा का जिक्र किया, सूरत अल अराफ का जिक्र किया। और ये तमाम सूरतें चीफ़ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर पूछा अज़हर सदीक़ से और इन तमाम सूरतों को कुरान पाक की आयातों को जो है वो नोट किया गया। इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने एक बड़ा आसान सा सीधा सा सवाल पूछा अज़हर सदीक़ से कि आप ये बता दें कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो जीत जाता है वो जब किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करता है तो क्या उसकी सियासी जमात में शमूलियत से पहले उससे कोई हलफ लिया जाता है कि आप पार्टी के तमाम फैसलों के पाबंद होंगे? तो अज़हर सदीक़ ने कहा कि जो आर्टिकल 63(1)D है आइन के अंदर, ये एक गोल्डन प्रोविजन जो है जो आइन में शामिल की गई है। और फिर उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार के पास ऑप्शन होता है किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करे या ना करे, और पार्टी में शामिल होने के बाद आज़ाद रुकन जो होता है वो पार्टी की तमाम शराइत, तमाम पॉलिसियों पर अमल दरामद करने का पाबंद होता है। जैसे जमाल खान मंदुखैल ने फिर उनसे कहा कि मेरा सवाल वही है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात में शामिल होने से पहले उससे कोई हलफ लिया जाता है? नहीं लिया जाता। लेकिन अज़हर सदीक़ जो है पर्टिकुलर इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके। लेकिन अज़हर सदीक़ ने अपने दलाइल में कहा कि मुनर्रफ अरकान जिन्हें जो PTI से मुनर्रफ हुए हैं उनसे कुरान पे हलफ लिया गया कि आपने हमें ही वोट डालना है, ये ऐसे तलख हक़ाइक़ हैं। अज़हर सदीक़ ने कहा जिसे मैं अदालत में बयान नहीं करना चाहता। इसके बाद अज़हर सदीक़ ने कहा कि मुनर्रफ अरकान वोट डाल ही नहीं सकते, क्या अदम एतमाद वज़ीर आज़म की शक्ल पसंद ना होने पे भी आ सकती है? जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि मुनर्रफ अरकान की जो सज़ा है वो आइन में D सीट लिखी गई है, क्या आप चाहते हैं कि हम इस सज़ा को बढ़ा दें? जिस पर अज़हर सदीक़ ने कहा कि हम अदालत से सज़ा ही बढ़वाना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने उनसे ये कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि वोट शुमार नहीं होगा, तो जब वोट शुमार नहीं होगा तो सज़ा कैसे मिलेगी? जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि रवायत बन गई है कि पैसों से हुकूमत गिराई जाती है, ज़रूर ख़रीदो फ़रोख्त से 22 करोड़ आवाम का जो मुस्तक़बिल है वो दांव पे लग जाता है। इसके बाद चीफ़ जस्टिस ने भी कुछ रिमार्क्स दिए और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में क्या कहा वो भी आप नाज़रीन को हम सुना देते हैं। नाज़रीन, चीफ साहब ने अपना जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अरकान की खरीदो फ़रोख्त के ज़रिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अज़हर सदीक़ ने अपने दलाइल में मिसाक़ जमहूरियत का हवाला दिया और जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने अज़हर सदीक़ से ये कहा कि मिसाक़ जमहूरियत पर पार्लिमान का इत्तफ़ाक़ होता तो आइन का हिस्सा होता। पार्लिमानी लीडर को किसी ने नहीं रोका कि मुनर्रफ अरकान को सज़ा ना दे। पार्टी सरबराह ने सिर्फ इतना लिखना होता है कि रुकन मुनर्रफ हो गया। जिस पर अज़हर सदीक़ ने अपने दलाइल में कहा कि करप्शन करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होती और फौजदारी भी। मुनासिब नहीं होगा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन साबित हो जाए और फिर कार्रवाई हो। अज़हर सदीक़ ने कहा कि करप्शन साबित होना और मुनर्रफ होना अलग अलग चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुनर्रफ अरकान का वोट किस कानून के तहत शुमार नहीं होगा। और फिर अदालत ने यह भी पूछा कि काफ लीग के 2 अरकान ने पार्टी के खिलाफ वोट डाला, काफ लीग के सरबराह ने अख्तियार इस्तेमाल किया और कार्रवाई नहीं की। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत और निज़ाम के लिए ख़तरा है, ऐसा मुमकिन है कि गलत काम करें उसका फ़ायदा भी उठाएं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जुर्म करने वालों को उसका फ़ायदा लेने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। एडवोकेट अज़हर सदीक़ ने अपनी आखिरी दलील अदालत के सामने ये पेश की कि इनराफ की इजाज़त देना मकसद होता तो आर्टिकल 63 की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस पर जैसे जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनराफ मुल्क के फ़ायदे में भी हो सकता है। अदालत ने अज़हर सदीक़ को कल 15 मिनट मज़ीद दलाइल देने का वक्त दिया है और कल 12 बजे तक सदारती रेफरेंस पर जो केस की समाअत है उससे मुलतवी कर दिया गया है। ये नाज़रीन आज की सदारती रेफरेंस पर अदालती कार्रवाई का अहवाल। अगले प्रोग्राम में आपको ये बताएँगे हम कि खान साहब के साथ क्या धोखाधड़ी हुई है, क्या धोखा इमरान खान को दिया गया है और उसका हमजा शहबाज शरीफ को कैसे फ़ायदा पहुँचा है, और जो मुनर्रफ अरकान से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस भेजा गया है उससे मुतल्लिक़ एक बड़ी खबर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर व दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।